Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस था फॉर प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसका होना है अभी कुछ अरसे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि जी उसमें हम लोग जो पोर्शन कर रहे थे वो बेसिकली आपके पास, क्योंकि इकोनॉमी का जो पोर्शन है अगर हम लोग उसको देखें तो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो हम लोग सारा का सारा उसको कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसकी जो हमारी हम लोग कह सकते हैं कि जो उसकी प्ले लिस्ट थी उसका मैं यहाँ पे आपको उसका लिंक कार्ड में जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 150 नंबर का जो उसका दूसरा पोर्शन था इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में, उसमें हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे ये पोर्शन हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसको जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो है कि क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, इसको हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन या DFIs, पाकिस्तान क्रेडिट एजेंसी लिमिटेड पैकरा का एक आपके पास डॉक्यूमेंट है, मुझे इंटरनेट से मिला है, सो आई थॉट कि उसको ही फॉलो कर लिया जाए। एक बड़ा बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और उसमें हम लोग जो अपनी मतलब की चीज़ें हम लोग वो देखेंगे कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके पास किस तरीके से बना, कब बना, उसके क्या क्या काम होते हैं, वो होता बेसिकली क्या है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, सो हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं उसके इंट्रोडक्शन पे। देखिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन या आपके पास जो DFIs हैं, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक या सब्सिडियरीज होते हैं विच आर सेट अप टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास नेशनल गवर्नमेंट जो है इनको ओन करती हैं, आपकी नेशनल गवर्नमेंट्स इनको ओन करती हैं, और इनका जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है वो आपके पास नेशनल मतलब नेशनल गवर्नमेंट से होता है या इंटरनेशनल या नेशनल डेवलपमेंट फंड से होता है आपके पास, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड से होता है। और इनका जो है ये इनके पास जो है गवर्नमेंट गारंटीज होती हैं और इस वजह से इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है ना वो इंश्योर्ड होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रेडिट वर्दीनेस, इंश्योर्ड क्रेडिट वर्दीनेस, ये जो है इनेबल होते हैं टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंसिंग ऑन वेरी कंपेटिटिव टर्म्स। ओके, अब DFI जो है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में आपके पास इन्वेस्ट करेगी इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू promote job creation, sustainable economic growth. They apply stringent economic criteria, investment criteria aimed at safeguarding financial sustainability, transparency, environment and accountable social accountability. DFIs हमारे पास बायलैटरल भी होती हैं, ये हमारे पास मल्टीलैटरल भी होती हैं। बायलैटरल में आपके पास जो है वो सर्व कर रही होती हैं आपकी गवर्नमेंट की फॉरेन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन पॉलिसी को, या फिर जो है वो मल्टीलैटरल एक वो बनी होगी कि जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो बना के एक DFI बनाएंगी और वो जो है फिर मुख्तलिफ ममालिक में जाके और अपना एजेंडा रखेगी, उन डिफरेंट आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसमें वो करेगी, उस पर वो आपको लोन्स देगी, उसमें वो आपको एक्विटीज देगी, डिफरेंट वो चीज़ें उसको देखेगी। ओके, सो क्या है हमारे पास कि बायलैटरल जो आपके पास हमारे DFIs होते हैं या तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे नीदरलैंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है जिसको हम लोग FMO कहते हैं, और पार्ट ऑफ लार्ज बायलैटरल गवर्नमेंट बैंक्स। अब उसमें हमारे पास जैसे ये है जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट कंपनी है, ये दो जो है ना ये दुनिया के बड़े बड़े जो DFIs हैं उनमें इनका शुमार होता है, ठीक है। या तो वो क्या होती हैं, या तो वो आपके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, जैसे नेदरलैंड का डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है आपका, या फिर वो जो आपके मुल्क में जो डेवलपमेंट बैंक है उसकी कोई एक शाख होगी, उसका कोई एक पार्ट होगा, जैसे कि आपके पास जर्मनी में है जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट कंपनी है आपके पास, ठीक है, जिसको आम जबान विच इज अ पार्ट ऑफ जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है जी, उसके जर्मन डेवलपमेंट बैंक का ये पार्ट है आपके पास। मल्टीलैटरल में अगर हम लोग आ जाए यार आम सी बात है, मल्टीलैटरल में आपके पास
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो इस किस्म के बैंक्स हैं ये है। अब होते ही कैसे हैं, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर आर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएफआईज जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आईएमएफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, वो हो गया दैट, और या आपके पास वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। अब इनके ही फिर ये क्या होते हैं आपके पास, ये प्राइवेट सेक्टर आर्म्स होते हैं, या इनका एक हम लोग कह सकते हैं इनके पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मोर देन वन कंट्री हैंस आर सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडेड होता है, और वो एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ होता है जो कि पूरी दुनिया में वही चल रहा होता है, ठीक है। इंटरनेशनली वो राइज होता है वो लॉ आपके पास, वो आपके मुल्क की कवानीन को फॉलो नहीं करेगा, वो अपने इंटरनेशनल लॉज जो है उनको वो फॉलो करता है। डीएफआईज में मल्टीलैटरल डीएफआईज होती है, जो आपके बायलैटरल डीएफआईज है वो आपके मुल्क के कानून के मुताबिक चलेंगी, ठीक है। बायलैटरल आपके मुल्क के अंदर होंगी, या वो इंडिपेंडेंट होंगी, या आपका अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर कोई डेवलपमेंट बैंक है उसका पार्ट होगा, या हो सकता है कि आपका स्टेट बैंक, अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के केस में बात करूं तो आपका स्टेट बैंक जो है वो उसको ओन कर रहा होगा, इस किस्म का कोई सीन होगा। लेकिन मल्टीलैटरल में बहुत सारे मुमालिक मिलके और एक बैंकिंग सिस्टम जो है फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है जी, और वो इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो है वो बेस्ड होगा। उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो नेशनल गवर्नमेंट्स होंगी, बट कुड आल्सो ओकेजनली इंक्लूड अदर इंटरनेशनल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको भी वो इंक्लूड कर लेती हैं, ठीक है जी। These institutions finance projects in support of private sector mainly through equity investments, ठीक है जी, long term loans and guarantee. They usually have a greater financing capacity than bilateral development. Obvious सी बात है कि जी आपका bilateral जो है उसमें एक मुल्क वो होता है, या आपके मुल्क की कोई कंपनी होती है और वो जो है उसको वो कर रही होती है, तो उसके पास इतना मार्जिन नहीं होता, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती इन्वेस्ट करने की। मल्टीलैटरल में आपके पास है तो आपके मुल्क में बहुत बड़े बड़े, आपके पूरी दुनिया में बहुत अमीर अमीर ममालिक मौजूद हैं, वो जो अपनी उससे एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जाहिर है उसके पास फंड रेजिंग का भी ज़्यादा वो होता है, मार्जिन होता है, तो वो उसके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको इन्वेस्टमेंट करने का जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है जी। and they also act as a forum for close cooperation among governments, ठीक है, closed cooperation among governments, ठीक है। अगर आप लोग एशिया में देखें तो एशिया में डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास एडीबी आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाता है। अफ्रीकन रीजन में अगर आप देखें तो वहाँ पे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक आता है जिसको हम लोग एएफडी भी कहते हैं, ओके। और आपके पास यूरोपियन यूनियन का एरिया जो है, या हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपियन ममालिक जो है उधर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंक चल रहा है वो ईआईबी है, ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, और बाकी और भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, डीएफआईज होता है, ठीक है। आसान अल्फाज में एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि डीएफआईज जो है ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम है आपके पास, जो कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट के लिए, आपके प्राइवेट सेक्टर को की डेवलपमेंट के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो यूज होता है। ये आपके पास जो है अच्छा, अब डीएफआईज में आपके पास जो है ना दो किस्म के डीएफआईज होते हैं, एक आपके पास बायलैटरल होता है, एक आपके पास मल्टीलैटरल होता है। बायलैटरल जो है उसमें आपके पास या तो आपकी गवर्नमेंट उसको ओन कर रही होती है, या वो इंडिपेंडेंट होता है, या फिर वो जो है किसी बैंक का कोई पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप करें कि जी वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है पूरी, ठीक है, तो उसमें आपके पास जैसे अब नेदरलैंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, ठीक है जी, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा डीएफआई है जो कि इंडिपेंडेंटली एज अ काम कर रहा है जर्मनी के अंदर। दूसरा आपके पास बायलैटरल जो है वो आपके पास वो बैंक है जो कि आपके मुल्क जो कि पूरा एक अलहदा बैंकिंग सिस्टम होता है या उसका वो पार्ट होता है, जैसे जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट कंपनी है जो कि पार्ट है आपका जर्मन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो क्या है, पार्ट है आपके पास। अब हम लोग आ जाते हैं कि मल्टीलैटरल जो डीएफआईज होते हैं वो क्या होते हैं। ये आपके पास बहुत सारे ममालिक मिलके इनको बनाते हैं, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। इनके ऊपर ये बाइंडिंग होती है कि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे। इसके अलावा उसके बाद इनमें जो है आपके पास जो फाइनेंसिंग कैपेसिटी होती है वो भी ग्रेटर देन होती है देन बायलैटरल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एडीबी आ गया, एएफडीबी आ गया, ईआईबी आ गया, ये आपके उनके पास एग्जांपल आ जाती हैं। लोकल ओवरव्यू को अगर देख ले पाकिस्तान में किस तरीके से है, तो आप देखें देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अब उसमें आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डीएफआईज हैं, ठीक है जी, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डीएफआईज और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डीएफआईज है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डीएफआईज जो हैं ये आपके पास जॉइंट वेंचर हैं, ठीक है जी, जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हम लोग JVFIs कहते हैं, ठीक है जी।
और मेजॉरिटी जो है अंडर मेजॉरिटी ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट्स फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट एक बैंक बनाती है और फिर उसमें क्या होता है कि जी वो वहां से उनको दूसरे ममालिक जो है उनको जो है वो अपने अंदर इन्वेस्ट करने का जो है कह देती है कि जी आप आए यहाँ पे और वो करें। ठीक है, तो ये बायलैटरल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग कह सकते हैं उसको। ठीक, अच्छा, उसमें हमारे पास JVFIs जो है हमारे पास, इसमें ये जो है बेसिकली मोस्टली जो है आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव DFIs होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव DFIs होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर जो है उसके लिए होते हैं। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात करें, ठीक है जी, JVFIs या हमारे पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव DFIs जो हैं उनके लिए उसके अगर हम लोग देखें तो उसमें आपके पास जो है JVFI जो है वो कंसिस्ट करता है 50% ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। JVFIs की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें 50% आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है थ्रू ईदर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है, जो आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में है। रिमेनिंग 50% जो है वो आपका जो दूसरा पार्टनर होता है, ठीक है जी, द रिमेनिंग 50% इज ओन्ड बाय द रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट थ्रू रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब अगर हम लोग देखें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव DFIs को देखें तो वो जो है आपके पास बेसिकली ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, इसलिए उनको JVFIs कहते हैं। दूसरा आपके पास है जो ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव DFIs जो है उसमें आपके पास ये होता है कि DFI इज मोर वेरिड विद शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय द नेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की जो है उसके एम्बेड पे काम कर रहा होता है। नाउ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में हमारे पास पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक लीबिया इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और पाक सऊदी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब ये सॉर्ट ऑफ ये जो है आपके पास जो पाक सऊदिया है ये आपके पास एग्रीकल्चर में भी काम कर रही है, आपके पास इंडस्ट्रियल में भी काम कर रही है। ठीक है, स्पेसिफिक की अगर हम लोग बात कर दें तो SODFIs जो है आपके पास उसमें आपके पास हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, पाकिस्तान मॉर्टगेज रिफाइनेंस कंपनी है आपके पास, पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है आपके पास, और ज़राई तरक्याती बैंक जो कि हमें उसका ऑफिस जो है वो तकरीबन हर एक शहर में मिल जाता है, जिसका काम ज़्यादातर जो है वो किस चीज़ के साथ होता है, आपकी ज़राअत के साथ होता है, आपकी एग्रीकल्चर के साथ होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे होते हैं वो आपको डिफरेंट आसान अकसात पर जो है वो कर्जाजात जो है वो फराम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हम लोगों ने ये भी देखा है अभी तक कि बेसिकली आपके पास DFIs क्या होते हैं, पाकिस्तान में आपके पास किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं वो। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से पाकिस्तान में इसकी रेगुलरिटी होती है और फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको रेगुलेट किया था। ठीक है, और इनको नोटिफाई किया था अंडर द सेक्शन 3A ऑफ बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1962। ठीक है जी, ये उसके अंडर जो है रेगुलेटेड है, विच स्पेसिफाइज द प्रोविजन एंड सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस दैट आर एप्लीकेबल टू DFIs। इन एडिशन DFIs आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रूडेंट रेगुलेशंस, जो उसकी पॉलिसीज हैं वो, विच प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट बैंक की जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपके पास, जिसको हम लोग MCR कहते हैं फॉर DFI इज PKR 6 बिलियन, यानी कि आपके पास अगर 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हैं तो आप एक DFI जो है वो आप अपनी ओपन कर सकते हैं। इन एडिशन DFIs आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल एजेंसी रेशो, जिसको आप लोग CAR कहते हैं, वो आपके पास क्या होता है 12.5 होता है, इन लाइन विद बेस 1.3 फ्रेमवर्क जो उनका एक अपना कोई बना हुआ है उसके ऊपर। In response to COVID-19 pandemic, State Bank of Pakistan introduced some measures to provide regulatory relief to financial sectors. This include the reduction of capital conservation buffer from 2.5 to 1.5. This reduced CAR requirement by 1% from 12% to 11% जो है वो उसकी होगी कि जी अभी उनके पास मिनिमम जो उनका हम लोग कह सकते हैं कि जो मिनिमम जो उनके पास इन हैंड आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, या उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है उनका वो 11.5% हो गया, जो कि पहले उन्होंने 12.5 रखा था कि जी आप अगर 6 बिलियन करते हैं तो 6 बिलियन का 12.5% आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप जितना भी इन्वेस्ट करें लेकिन आपके पास 12.5% हर वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में।
During October 2020, State Bank of Pakistan issued guidelines for DFIs to undertake Sharia compliant business and operations as a part of its efforts to expand the scope of Sharia compliant financial services in the country. Those DFIs who wish to commence Sharia compliant business and operations will be required to apply to the State Bank for insurance of license and grant of permission respectively under these guidelines. ठीक है, शरिया का भी उन्होंने एक वो डाल दिया उसमें. The guidance these guidance covers various areas including the minimum capital adequacy जो आपके पास CAR है उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी. द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द स्पॉन्सर डायरेक्टर्स, इसके अलावा बिजनेस प्लान्स जो हैं आपके, वो शरिया गवर्नेंस किस तरीके की होगी. आप जो शरिया गवर्नेंस की बात करें, शरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास शरिया गवर्नमेंट किस तरीके से होगी. एप्लीकेशन फी उसकी क्या होगी, प्री कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो उसमें क्या क्या होंगे उसमें, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ स्ट्रेंथ्स, इसके वीकनेसेस, इसके थ्रेट्स, इसके अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको देख लेते हैं, जिसको आम जबान में हम लोग स्वॉट एनालिसिस कहते हैं. स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये इसकी एक स्ट्रेंथ है. हाई लेवल ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस ड्यू टू द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड गारंटी, ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जो है क्या कर रही है, उसको गारंटी कर रही है, ठीक है. अब जब गवर्नमेंट किसी चीज को गारंटी करती है तो वो बहुत ज्यादा उसकी वर्दिनेस जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पीछे जो है गवर्नमेंट उसको उसका हाथ जो है थामे हुई है. Ability to raise large amounts of funds in international capital markets जो है वो भी इसके पास है. अगर हम लोग इसकी वीकनेस की बात करें तो वो आपके पास क्या है, वो है tendency to focus on risk free profitable projects rather than those which would be ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इंपैक्ट्स, ठीक है जी. उसकी तरफ ये लोग नहीं जाते, बल्कि ये रिस्क फ्री की तरफ जाते हैं कि जिसमें इनको रिस्क कम से कम हो, ये उसके ऊपर जा रहे हैं. थ्रेट्स की अगर बात करें तो अनसर्टेनिटी ड्यू टू द कंटिन्यूइंग कोविड-19 पेंडेमिक्स जो है इसकी वजह से आपके पास नहीं थी. अभी वो अनसर्टेनिटी बहुत कम हो गई. ये डॉक्यूमेंट टू क्या आई थिंक 2020 में आया था तो ये उस हवाले से बात कर रहा है, या 2022 में आया था तो उस हवाले से ये बात कर रहा है. लेकिन अभी चूंकि कोविड-19 जो है वो मसला जो है वो हो गया, तो ये थ्रेट जो है आप इसको नहीं वो कर सकते. दूसरा, आपके पास जो है डिले इन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन कुड हैम्पर द इकोनॉमिक रिकवरी. तो ये जो थ्रेट्स हैं ये दो अभी क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं. अभी जो आपके पास थ्रेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो क्या है, वो आपके डिफॉल्ट का जो सबसे बड़ा थ्रेट आपको फेस कर रहे हैं. आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक आपके पास थ्रेट आ रहा है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है. आपके जो जो आपकी मार्केट है वो बिल्कुल अनसर्टन हुई हुई है कि जी कोई समझ नहीं आती. कभी जो है आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा एक आपको दे रही होती है, मार्जिन दे रही होती है, कभी वो बिल्कुल जमीन बोस हुई हुई होती है. ये आपके पास थ्रेट है इसका. इसके बाद आपके इसमें आप एक और थ्रेट ये भी लिख सकते हैं कि जी आपके पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ आपके जो डिफरेंट वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जो डिफरेंट आपके पास आपके टैक्स कलेक्शन हो गई, टैक्स बेस हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये भी मतलब उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है जी. और ये वीकनेस हमारी इकोनॉमी की है, ये उसकी नहीं है. हम मतलब जो DFIs हैं ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस हमारी इकोनॉमी की है और वो थ्रेट है हमारे DFIs के लिए. अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर्म ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड CPEC प्रोजेक्ट्स, ये भी एक है ख्वाब है कि पता नहीं कब जो है ये शर्मिंदा ताबीर होगा. सो ये आपके पास है, ठीक है. फ्यूचर आउटलुक्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक व्हिच शॉट डाउन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ब्रॉट वेरियस बिजनेसेस टू अ हॉल्ट, ठीक है. द थर्ड वेव ऑफ वायरस इज सबसाइडिंग एंड वैक्सीनेशंस आर इंक्रीजिंग स्टेडीली ड्यू टू द. अभी ये जो चीज़ें हैं ये उस वक्त की हैं, ये अभी के अगर हिसाब से अगर हम लोग देख ले तो फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि अभी हमारे पास करंटली चूंकि अब 2024 में गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी. जब आपके पास गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उससे क्या होता है कि जी गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल उसको भी बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम लेती है. इससे आपके पास ये होगा कि जी जो आपके फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा हद तक वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो लेजिट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसको अवाम ने मुंतखब किया होता है, ठीक है. मतलब अभी आप इस पॉइंट पे ये कह सकते हैं कि यार नहीं तो धांधली हुई, तो वो आपका मसला है. जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को देखती हैं. ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज मुल्क के अंदर के हैं, बाहर के नहीं है, ठीक है. तो इसके से क्या होगा कि जी आपके पास आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेहतर होने का. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी एक वेव चली हुई है हमारे पास, ये जो
प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा वो हो रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन में भी आपका ये जो डीएफआईज है ये एक अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो है इनकी भी इनके मौके भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जी आपको पाकिस्तान स्टील मिल जो कि किसी काम की नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, बिल्कुल एम ही पड़ी हुई है, उसमें भी इसके मौके डीएफआईज को मिल सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो पाकिस्तान के जो दूसरे पाकिस्तान एयरलाइन जो है आपके पास इंटरनेशनल एयरलाइंस भी आई है, उसमें इनको मौके मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका पावर सेक्टर लॉसेज हैं और जिसमें आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, वो पावर डिस्कोज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, ठीक है, जैसे आपके पास पेस्को है, आपके पास लेस्को है, आईएसको है, जेस्को है, जेपको है, मैपको है, ये डिफरेंट आपके पास है। तो ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। अब इनको एक टारगेट दिया गया है कि जी आपके जो लाइन लॉसेज हैं आपके, इनको आप जो क्या करें, इनको आप रिड्यूस करें, आप जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनके ऊपर आप काम करें। तो इस एरिया में भी आपके पास जो आपके डीएफआईज हैं ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने जो स्पेसिफिक उसमें यहाँ पे देखा था, थोड़ा सा ऊपर चलिए, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डीएफआईज जो है, यहाँ पे आपके पास जो है ना क्या है, हाउस बिल्डिंग के लिए भी आया हुआ है, मॉर्टगेज के लिए भी आया हुआ है, माइक्रो फाइनेंस के लिए भी आया हुआ है, जरी तरक्याती बैंक भी आया हुआ है जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। होपफुली कुछ अरसे में आपके पास पावर से रिलेटेड जो कि सारी की सारी पावर में ही इन्वेस्ट करेगा। और ये जो डिस्कोस का इशू चल रहा है हमारे पास, इसमें जो है ये बहुत ज्यादा मतलब एक वो आएगा इनमें, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे और फिर उसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे विद इंडिया। अब इस चीज़ को हमारे एक्स गवर्नर थे, गवर्नर स्टेट बैंक थे यासीन अनवर साहब, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की एक स्पीच की थी और फिर उन्होंने क्या किया था कि 3 फेजेस में अपनी स्पीच को जो है वो डिवाइड किया था और फिर उन्होंने बताया था कि जी पाकिस्तान में क्या क्या कुछ होता रहा है और उस वक्त इंडिया में क्या क्या कुछ होता रहा है, उन्होंने उस चीज़ को देखा। तो सबसे पहले तो उन्होंने शुरू किया जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब तक जब तक पाकिस्तान का पहला आईन बना था, ठीक है जी, तब तक उन्होंने जो है उसको लिखा। जो पहले 23 साल थे उसका उन्होंने बनाया था फ्रॉम 1947 टू 1973। और वो लिखते हैं कि इस दौरान हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको बिल्ड करना जो है उसके ऊपर आपका फोकस रहा था। और पार्टीशन के फ़ौरन बाद बहुत कम बैंक थे पाकिस्तान में, जस्ट 81 ब्रांचेस थी ऑफ द पाकिस्तान, जो कि बाद में भी 3233 ब्रांचेस तक उनको जो है वो बढ़ा दी गई थी। और जो टोटल बैंक्स थे आपके पास वो 14 थे आपके पास, उनकी 3233 बैंक ब्रांचेस जो हैं वो 1973 तक बढ़ चुकी थी। एंड 74 फॉरेन बैंक ब्रांचेस जो हैं वो भी आपकी 1973 तक पहुंच चुकी थी। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट वर सेट दे वर सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट इन क्रिटिकल सेक्टर्स। 1980s एंड 1990s में मोस्ट ऑफ दीज डीएफआईज जो हैं रैन इनटू प्रॉब्लम्स। और यही मसला जो था आपके पास इंडिया में भी यही उन्होंने ट्रेंड्स जो है वो अपनाए हुए थे, ठीक। उसके बाद वो देखते हैं कि जी जब पाकिस्तान का आइन जो है, जो पाकिस्तान का वो आइन जो कि एक हम लोग कह सकते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया था, जब उस वो आइन बन जाता है तो फिर वो दूसरा फेज उसको देखते हैं कि फ्रॉम 1973 टू 1990s तक या 1990 तक जाकर। तो इस दौरान हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आती है, ठीक है जी। वो बैंक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं 1974 में। 14 बैंक्स होते हैं एंड दे वर मर्ज इनटू फुली 5 नेशनल बैंक्स एज इट वाज फेल्ट कि जो बैंक्स हैं आपके वो वीकर एरियाज को एड्रेस नहीं कर रहे, जबकि वो स्ट्रॉन्गर एरियाज को और वेल ऑफ पीपल को जो है वो क्रेडिट देते हैं। इंडिया ने भी यही किया था, लेकिन वो 5 साल पहले किया था और हमें ये लगता था कि जी ये बकौल यासीन अनवर साहब की कि पाकिस्तान ने इंडिया को फॉलो किया है। मे बी देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलाइजेशन other countries as well. वो कहते हैं कि मैं इस बारे में I'm not sure about it, but this was a failure. This was a failure obviously as too much political interference led to the huge decline in efficiency. ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जी हमारे डिफरेंट बैंक्स जो थे उनका वो सारे के सारे क्या उनकी इनएफिशिएंसी हमारे पास सामने देखने को मिलती है। मतलब आज भी अगर आप वो नेशनल बैंक अगर आप चले जाएं, ठीक है जी, तो उधर आपको वहाँ पे उनकी जो सर्विसेज हैं और अगर आप मीज़ान चले जाएं उधर जो उनकी सर्विसेज हैं उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। ये आपके पास उस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि नेशनल बैंक आपका गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है और इसमें आपके पास गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, ओके। जबकि मीज़ान जो है वो क्या है, वो आपके पास प्राइवेट है, प्राइवेट एंटिटी है और उनका मेन फोकस क्या होता है, सर्विस डिलीवरी के ऊपर होता है, ठीक है जी। और आपको पता है कि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन भी होती है। और ये जो है आपके पास नेशनल बैंक जो है, ठीक है जी, इसमें हमारे पास मसला ये आ रहा होता है कि जी आपकी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो एफिशिएंसी बहुत डिक्लाइन कर जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1990s में, देखते हैं कि जी 1990s में आते आते क्या क्या कुछ हुआ कि जी रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए पाकिस्तान में, ठीक है जी।
बैंक्स को दोबारा से प्राइवेटाइज किया गया 1991 मार्क्स अगेन द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया एज वेल हाउएवर अनलाइक पाकिस्तान ओपन इट्स बैंकिंग सिस्टम मच मोर एंड डिड अवे विद गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स जो थे उनसे भी उन्होंने जान छुड़ाई थी ठीक है इन इंडिया दिस वाज मच मोर सेलेक्टिव दैट इज स्टिल 75% ऑफ द बैंक बिजनेस डन बाय द पब्लिक सेक्टर अभी भी यही साथ था इन पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर बैंक एसेट्स इंक्रीज फ्रॉम जीरो इन 1991 टू 80% बाय 2004 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल था आपके पास एज बैंकिंग रेगुलेटर वाज आल्सो स्ट्रेंथन्ड ठीक है जी ये जो स्टेट बैंक का जो रोल है इसका बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम लोगों ने एक लेक्चर किया था आई कांट रिकॉल इट्स नेम वो था सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ठीक है जी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम था वो आप देख लें आपको मैं इधर उसका लिंक भी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो आप देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से वो रेगुलेट करता है सो एफडीआईज जो थे आपके पास इन बैंक्स वाज अलाउड एंड प्रोफेशनल पिक टू हेड एंड रन बैंक्स बेटर रेगुलेशन लेड टू इंक्रीज इन कैपिटल नॉर्म्स हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएज कंटिन्यू व्हिच हैज वर्सेंड पोस्ट क्राइसिस एंड पाकिस्तान ओन मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थे उसके ऊपर वो हो गया था ग्रॉस एनपीए जो था आपके पास वो आपके पास 15.3 था एंड थैंक्स टू सम प्रोविजनिंग नेट एनपीए जो 5.5 पे आ गया था स्टेट बैंक हैज टेकन मेजर्स टू इंक्रीज द बैंकिंग सिस्टम और एटीएम सिस्टम